नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। चलिए, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री में पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी जो चैप्टर हम लोग का चल रहा था केमिस्ट्री में, हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया था कि डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोहर एटॉमिक मॉडल। इसकी यानी कि बोहर के एटॉमिक मॉडल की पृष्ठभूमि क्या है, इसकी बात। यानी कि किस पृष्ठभूमि पर डेवलपमेंट्स लिखा है, डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द, एनसीईआरटी की बुक खोलिए, उसमें हेडिंग है डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। मतलब बोहर्स एटॉमिक मॉडल की पृष्ठभूमि क्या है। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि दो ऐसी पृष्ठभूमि थी जिस पर बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया था। ठीक है ना। पहला था डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और उस डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब यह था कि यानी विकिरण, रेडिएशन मींस होता है विकिरण, यानी किसी चीज से अगर रेडिएशन निकल रहा है, जैसे सन से रेडिएशन आता है, कोई हॉट ऑब्जेक्ट है उससे रेडिएशन निकलता है, यानी विकिरण जो रेज निकलती है, आम भाषा में लाइट, ये भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ही एक स्पेक्ट्रम, एक पार्ट है। तो ये जो रेडिएशंस थे, इनको कहा गया कि ये रेडिएशन या तो वेव लाइक होंगे या पार्टिकल लाइक होंगे। कुछ वैज्ञानिकों का कहना था कि ये वेव लाइक है और कुछ का कहना था कि ये पार्टिकल लाइक है, यानी उसमें दोनों कैरेक्टर थे। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि थर्मल रेडिएशन, कोई हीट ऑब्जेक्ट एमिट करता है, एमिट या एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे, ये थर्मल रेडिएशन कहलाता है। तो उसमें मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी थी, वो तो मैक्सवेल ने इस पे काम किया था। इस रेडिएशन पे किसने काम किया था? मैक्सवेल ने वेव नेचर को प्रूव करने की कोशिश करी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। उसमें यह बताया गया, और साथ ही साथ यह भी उन्होंने बताया कि अगर कोई एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल मूव करता है, चल एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो जाहिर सी बात है मूविंग है, एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो वो क्या एमिट करेगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर, और प्रोपेगेशन यानी जिधर की तरफ इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा या चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होगा, उसे उन दोनों के, यानी इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये रहा एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल, यानी तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी थी, जैसे फ्रीक्वेंसी क्या होती है वेव की, वेवलेंथ क्या होती है, वेव नंबर्स क्या होते हैं, या और एक रिलेशन सी, यानी सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अगर वैक्यूम में ट्रेवल कर रही हैं, जितने भी रेडिएशंस हैं सब, है ना। जैसे रेडिएशन क्या था हमारे पास, रेडियो वेव, ऑडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, इन सभी की जो वेलोसिटी है यानी स्पीड है इन वैक्यूम, वो होती थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक। और एक रिलेशन बनाया गया था फ्रीक्वेंसी में, रेडिएशंस में, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन और उसकी स्पीड में, तो C इक्वल टू आया था क्या, न्यू लैम्डा। C जहां पे क्या था, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी पिछले लेक्चर में वेव नेचर के बारे में अच्छे से। ठीक। और उस पर कुछ सवाल भी बताए गए थे, है ना। कुछ सवाल भी बताए गए थे कि ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली से तो 1368 किलो हर्ट्ज की ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, यानी ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, उस ब्रॉडकास्टिंग में जो फ्रीक्वेंसी है 1368 किलो हर्ट्ज की। तो आपसे पूछा गया था कि उसकी वेवलेंथ क्या होगी, यानी C इक्वल टू न्यू लैम्डा, सिंपल सा फार्मूला लगा के वेवलेंथ निकालना था। आज का जो लेक्चर है वो है पार्टिकल नेचर। पिछले वाले लेक्चर में क्या था, वेव नेचर। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और साथ ही साथ प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या थी। इसके पहले कौन सी चीज पढ़े थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, किसने दी थी, मैक्सवेल ने। ठीक है ना। मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में डिस्कस किया गया था, जहां पर यह बताया जाता है कि रेडिएशन वेव लाइक होता है, उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होता है, उसकी स्पीड जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से होती है। इनके रिलेशन के बारे में बता दिया गया। आज हम लोग का टॉपिक है पार्टिकल नेचर। तो कुछ ऐसी फेनोमेना है नेचर में, मतलब कुछ ऐसी फेनोमेना को ऑब्जर्व किया गया जिससे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दे रहा था उसको। जैसे डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, दो ऐसी फेनोमेना, इसको फिजिक्स में डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। डिफ्रैक्शन को हिंदी में बोलते विवर्तन, इंटरफेरेंस मींस होता व्यतिकरण। अब दोनों ये होता क्या है, अभी रुक जाइए, थोड़ी देर में समझा देते हैं। तो यानी डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस एक्सप्लेन बाय वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आगे हमसे बताया जा रहा है डिफ्रैक्शन है क्या, तो बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड एन ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स का मींस होता है अवरोध या बाधा, मतलब यानी अगर कोई वेव ट्रेवल करती हुई जा रही है, ठीक, वेव है, रेडिएशन ही है, मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या वेव उसी को कहिए, ठीक है ना। अगर ट्रेवल करती हुई जा रही है, उसके रास्ते में कोई एक ऐसी चीज आ गई जिससे वो क्या हो रही है,
फैल जा रही, इधर उधर बेंड हो जा रही, तो उससे बोलते हैं, उस फेनोमेना को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस क्या है? दो या दो से अधिक वेव, यहां दो लिखा है जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक वेव जब आपस में कंबाइन करती हैं तो वहां इंटरफेरेंस होता है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव है ना, ये टॉपिक है सुपरपोजिशन ऑफ वेव का, तो हम लोग इसको डिटेल में फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो यानी कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव विद सेम फ्रीक्वेंसी या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, तो जब वो कंबाइन करेंगी तो उनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो अलजेब्रिक सम होगा ईच वेवलेंथ का, है ना, अलजेब्रिक सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच वेव। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि एक वेव ऐसे चलती हुई है जिसका डिस्प्लेसमेंट है y1, दूसरी वेव ऐसे आती हुई ये इससे मिल गई, ये है y2, और एक नई वेव बनी जो है y, तो बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि y इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम इनके डिस्प्लेसमेंट का, यानी वेव फर्स्ट, ये क्या है वेव फर्स्ट, और ये क्या है वेव सेकेंड, यानी इनके पर्टिकुलर जो अपने अपने डिस्प्लेसमेंट उसी का समेशन अलजेब्रिक सम क्या कहलाता है? नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंटरफेरेंस या सुपरपोजिव जो सुपर इंपोज हो चुकी है उनका। अब हो सकता है कि इंटरफेरेंस मैक्सिमा मिनिमा वो अलग केस है ना, हो सकता है कि y इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो, कहीं पर मिनिमम हो, तो ये डिटेल हम लोग फिजिक्स में खूब अच्छे से पढ़ेंगे। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसी पे बेस्ड था, YDSE जिसको आप लोग शॉर्ट में कहते हैं, वो इसी पे बेस्ड, यही सब इंटरफेरेंस की फेनोमेना। ठीक, तो कुल मिलाकर जो बात है यहां पर केमिस्ट्री के लिए वो ये है कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस एक्सप्लेन कर दी गई, किससे? वेव नेचर से, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक्सप्लेन हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी चीजें वेव नेचर से एक्सप्लेन हो जाएंगी? कहेंगे ना ना ना, पार्टिकल नेचर से कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक्सप्लेन होती थी, इससे एक्सप्लेन नहीं हो पाती थी। यानी एक्सप्लेन, देखिए कौन सी चीज? डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस एक्सप्लेन बाय वेव नेचर, किससे? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। हमने बता दिया डिफ्रैक्शन क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है। डिफ्रैक्शन मींस होता है बेंडिंग ऑफ ए वेव अराउंड एन ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स का मतलब अवरोध या बाधा, किसी बाधा या रुकावट की वजह से अगर कोई वेव है वो इधर उधर मुड़ जा रही है, इसका मतलब क्या हो गया? वो डिफ्रैक्शन हो गया। सेंट्रल मैक्सिमा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट मिनिमा सेकंड मिनिमा वो आएगा, आप घबराइए मत। आपको लग रहा है कि एक ही साथ सब बता दे, थोड़ा सा धैर्य रखिए, फिजिक्स में वो सब अच्छे से पढ़ा देंगे, 12th वाली फिजिक्स में है वो सब, कुछ नहीं होता उसमें, 2-2 मिनट के सवाल आते हैं, 2 सेकंड में लगते हैं, बहुत छोटा छोटा होता है, बस खाली आपको क्या होता है, पाथ डिफरेंस आप निकालना सीख गए, सारे सवाल हवा में निकलते हैं, बस दो ही चीज का रिलेशन, पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस, है ना। और उसके बाद एक जो है क्वेश्चन बनती है, उसमें पूछा था किस किस पॉइंट पर मैक्सिमम बनेगा, किस किस पॉइंट पर मिनिमम बनेगा, वो डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए। तो ये सब चीजें वहां हम लोग पढ़ लेंगे, घबराने की एकदम जरूरत नहीं। इंटरफेरेंस हमने बताया कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव होगी विद सेम या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखिए कहानी क्या है कि कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस थे, ऑब्जर्वेशंस मींस होता प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन मतलब प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन को हिंदी में कहते हैं प्रेक्षण। कुछ ऐसे प्रेक्षण थे, कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस थे, कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे या नहीं किए जा सके। कौन कौन से? 4 ऐसे फेनोमेना यहां एनसीईआरटी में दे रखी है। पहली क्या? नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडी, किसी हॉट बॉडी से एक रेडिएशन एमिट हो रहा है, तो बताइए वेव नेचर से वो कैसे एक्सप्लेन होगा। मैक्सवेल ने कहा ये भैया हमारे बस की बात नहीं है, आप लोग अपना समझ लीजिए। इसी चीज को बोला जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या बोला जाता है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बात समझ में आ गई? आगे बता रहे हैं इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक इट, मतलब अगर कोई रेडिएशन मेटल की सरफेस है, अगर कोई रेडिएशन यहां से इस पे स्ट्राइक कर रहा है सफिशिएंट एनर्जी का, तो इससे इलेक्ट्रॉन एमिट हो जा रहा है। तो बताइए ये कैसे हो रहा है? अगर वेव नेचर है तो इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। भैया कोई पार्टिकल आके टकराए, जब तक पार्टिकल का आपस में कोलिजन नहीं होगा तब तक यहां से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को निकालेगा कैसे? भाई कोलिजन होगा तभी तो, यानी ये इसमें पार्टिकल नेचर होगा, एक पार्टिकल यहां से दूसरे, यानी इलेक्ट्रॉन क्या अपने आप में एक पार्टिकल ही है, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराया, कोलिजन हुआ, तब ये इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ। तो ये इस चीज को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस चीज को वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर पाया गया। दूसरी चीज बता रहा है वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ ए सॉलिड, किसी सॉलिड की हीट कैपेसिटी टेम्परेचर का फंक्शन होती है, ठीक है ना, वो डिटेल हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। हीट एंड टेम्परेचर 11th की फिजिक्स में सेकंड बुक में पढ़ेंगे आराम से। तो यानी कि हीट कैपेसिटी किसी सॉलिड की
फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, इसको कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे वेव नेचर से? यानी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही। और आखिरी है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स विद रेफरेंस, यानी पर्टिकुलरली किसके रेफरेंस में? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा था वो कैसे आ रहा है। ये ऐसी चार ऐसी फिनोमेना हैं जो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक्सप्लेन नहीं हो पाई। बात समझ में आ गई? बिल्कुल, इसको नोट कर लीजिए। यानी सम ऑब्जर्वेशन कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पहला है नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडी यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक इट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे बता रहे वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ ए सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यह भी एक्सप्लेन नहीं हो पाया था वेव नेचर से। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू हाइड्रोजन, यह भी वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक्सप्लेन नहीं हो पाया। तो आज का टॉपिक है जो हमारा वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन और प्लैंक की थ्योरी, ठीक है ना। मैक्स प्लैंक एक साइंटिस्ट है, उन्हीं की थ्योरी नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए तो हेडिंग डाल लीजिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखते हैं एनसीईआरटी इतनी जबरदस्त पढ़ा रहे हैं वो लोग, मतलब वो किताब पढ़ते जाइए जैसे लग रहा है कि कोई आदमी बैठ के पढ़ा रहा है। हर लाइन को अगर आप बहुत तसल्ली से पढ़ेंगे तब। आप लोग क्या करते हैं? रीडिंग करते हैं। रीडिंग करने के लिए बुक नहीं है, रीडिंग कहानियां रीड करी जाती है, स्टोरी रीड करी जाती है। इसको तो पढ़ना पड़ता है ना ढंग से एकदम, मतलब एक एक लाइन एकदम रुक रुक के आराम आराम से। आप लोग के पास इतना टाइम है नहीं, जैसे लगता है कहीं जाना है, शादी बारात है किसी की, उसी में लगे हैं, तैयारी करनी है बड़ी जोरों शोरों से। ऐसा ना करिए, साल 2 साल पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद क्या है, फिर तो वही जिंदगी में रोजमर्रा वाला हिसाब है। आज ये नमक खत्म है तो आज तेल नहीं है, ये सब लगा रहेगा। हेडिंग डालिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सबसे पहला टॉपिक, ठीक है। इसी से लिखेंगे। पहला हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब इसको समझाने के लिए एनसीईआरटी में बड़ी कहानी दे रखी, और वो कहानी बड़ी जबरदस्त है ना। कि ब्लैक बॉडी किसी को बोलेंगे, आपके दिमाग में तो ब्लैक बॉडी है क्या, रेडिएशन तो बहुत बात की बात है। ये किसने दिया था इसको? मैक्स प्लैंक की थ्योरी है ये, मैक्स प्लैंक थ्योरी। चलिए, इन्होंने बताया भैया अगर कोई हॉट बॉडी है, बात को समझिएगा। जैसे यहां पर इन्होंने बताया कि कोई हॉट बॉडी, ये देखिए हॉट बॉडी, ठीक, मतलब किसी बॉडी को गर्म कर दिया जाए, वो उसकी बात। हॉट ऑब्जेक्ट या हॉट बॉडी। हॉट ऑब्जेक्ट लिखा है तो हॉट ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, इसमें क्या है, बॉडी को मिटा के ऑब्जेक्ट कर लीजिए। आप तो खुद समझ आ रहे हैं, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ वही लिख लीजिए। बॉडी ऑब्जेक्ट बात एक ही, हॉट ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है? ये एमिट करता है रेडिएशन। क्या करता है? एमिट करता है रेडिएशन। जो भाषा लिखी है उसी को अभी हम लिख के समझा देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करता है? एमिट, ठीक, एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक, ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। अब इसका मतलब समझ लीजिए जरा, ठीक। इसका मतलब क्या था कि अगर कोई हॉट ऑब्जेक्ट है तो एमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और उस रेडिएशन में जो वेवलेंथ होगी वो अलग अलग होंगी। जैसे पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या था, हमने बताया था, राम आई एल यू, यानी रेडियो वेव, ऑडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड लाइट, और उसके बाद अल्ट्रावायलेट, एक्स वाई, एक्सरे और गामा। ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टोटल यही है। मतलब इसके इसमें रेडियो वेव एक पार्ट है, ऑडियो वेव एक पार्ट है, माइक्रोवेव इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक पार्ट है, इंफ्रारेड वेव एक पार्ट है, टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक पार्ट है। लाइट यानी विजिबल स्पेक्ट्रम जिसको कहते हैं, वो भी एक हिस्सा है, यानी इस तरीके से एक हिस्सा है ये सब। और लाइट में भी कई कंपोनेंट होते हैं, आपको पता है, विबग्योर आप याद रखे होंगे, यानी इसमें क्या याद रखे होंगे, विबग्योर। ये क्या है? अब लाइट में भी कई पार्ट है, इस तरीके से याद रखे होंगे, है ना। इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसकी वेवलेंथ रेड वाले की सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पे इसको बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम।
तो यही चीज है कि जब कोई हॉट ऑब्जेक्ट एमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये सारी चीजें, तो कहा जा रहा है कि ओवर ए वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ, मतलब ओवर ए वाइड रेंज मतलब यानी सारी वेवलेंथ हो सकता है कि इसमें से ये या कोई भी निकल सकती है। आगे इसी को बता रहे हैं एट हाई टेम्परेचर। अब इसको मिटा दे रहे हैं हम, अब जो बात समझ में आ गई होगी। अगर टेम्परेचर और बढ़ाएं तो क्या होगा भैया, एनर्जी बढ़ेगी। अच्छा, जब एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, पार्टिकल की एनर्जी बढ़ेगी। अब पार्टिकल की एनर्जी बढ़ेगी तो उससे रेडिएशन और तेजी से एमिट होगा। तो इसी चीज को आगे बता रहे हैं कि एट हाई टेम्परेचर, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत समझ में आएगा। एट हाई टेम्परेचर एप्रिसिएबल पार्ट या पोर्शन, प्रपोर्शन, देखिए लिखा एट हाई टेम्परेचर, लिखा है ना, एप्रिसिएबल मतलब होता है बड़ा हिस्सा, बड़ा भाग, आगे लिखने में बड़ा, एप्रिसिएबल प्रपोर्शन यानी बड़ा भाग या बड़ा हिस्सा किसमें लाई करेगा, लाई बड़ा भाग ऑफ रेडिएशन लाई इन विजिबल रीजन, इन द, ये लिख दे बिल्कुल। क्यों क्यों भैया विजिबल रीजन में आ जाएगा, क्योंकि वही तो हमें दिखेगा और दूसरा हम देख कहां पाएंगे, कॉमन सेंस तो यही कह रहा। लेकिन साथ ही साथ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, और जब एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यानी हायर फ्रीक्वेंसी वाली चीजें ज्यादा दिखेंगी। तो विजिबल स्पेक्ट्रम को कह रहा है कि इसी को सिर्फ और सिर्फ इन्होंने विजिबल को ही यहां पर लेकर काम चला लिया अपना। आप अल्ट्रावायलेट ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, बात समझ में आ रही। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में वो सारी चीजें हम लोगों ने लिखी थी, ठीक है ना, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में उस चीज हमने पढ़ी थी, यानी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो एक जगह हमें विजिबल रीजन मिलेगा। तो कहा जा रहा है कि बड़ा भाग इसका कहां, यानी जैसे इस हॉट बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसका एक बड़ा प्रोपोर्शन रेडिएशन का, जो ये एमिट कर रहा है रेडिएशन, बार बार ये एमिट हो रही है, देखिए लगातार एमिट हो रही है, ये जो रेडिएशन का हिस्सा है वो कहां दिखेगा, एक बार आके विजिबल रीजन में। वो रेडिएशन कौन सा वाला निकलेगा, एक बार विजिबल रीजन, यानी लाइट निकलेगी कुल मिला के। ठीक, आगे बता रहे हैं कि टेम्परेचर और बढ़ा दीजिए, विजिबल रीजन आप स्पेक्ट्रम लगा लीजिए, इसी स्पेक्ट्रम का हिस्सा है, ये जो शब्द है उसको पूरा लिख लीजिए। आगे क्या बता रहे हैं कि टेम्परेचर और बढ़ाइए, यानी टेम्परेचर अब इंक्रीज कर दीजिए, फिर से वापस टेम्परेचर क्या करना है, इंक्रीज करना। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेडिएशन किधर लाई कर जाएगा और शिफ्ट होते हुए ब्लू यानी शॉर्ट वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता चल जाएगा। क्यों शॉर्ट वेवलेंथ, क्योंकि शॉर्ट वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर एनर्जी बढ़ती है, यानी हाई एनर्जी वाले रेडिएशंस निकलेंगे। हाई एनर्जी वाले रेडिएशंस का मतलब होगा जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, वेवलेंथ सबसे कम हो, ठीक है। तो इस बात को लिख लीजिए, यानी अब क्या होगा, तब हायर प्रोपोर्शन ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, यानी ब्लू लाइट की बात कर रहे हैं, यानी ब्लू लाइट की बात कर रहे हैं, ब्लू लाइट, ठीक, जेनरेट। कुल मिलाकर अब देखिए बात को समझ जाइए, ये इतनी बातें। अब विजिबल स्पेक्ट्रम आप जानते हैं, यहां पर होता है विजिबल स्पेक्ट्रम, अगर आपको लिखना हो यहीं पर तो लिख लीजिए विजिबल स्पेक्ट्रम, यानी ये आर, ठीक, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यही होता है। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है करीब करीब 400 या 450 लिए, यहां भी ले लीजिए 450 नैनोमीटर में, और इसकी होती है 750, कुछ किताबें 700 भी लिख देती हैं, लेकिन 750 एनसीईआरटी में लिखा हुआ 750 नैनोमीटर, यानी इसकी वेवलेंथ क्या है, कम है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट वेवलेंथ है, देखिए यहां पर। और ये क्या है, लॉन्ग वेवलेंथ। शॉर्ट वेवलेंथ, लॉन्ग वेवलेंथ तो आप समझते ही होंगे, मतलब इसमें जानते हैं क्या होता है, ये जो वेवलेंथ है ये देखिए शॉर्ट इस तरह से निकलेगी, यानी ये वेवलेंथ देखिए शॉर्ट है, और इसमें ये देखिए इस तरीके से ऐसे, ये लॉन्ग वेवलेंथ, यानी इसका जो वेवलेंथ होगी वो लंबी होगी वेवलेंथ। चूंकि ये नैनोमीटर में है इसलिए ये ऑब्जर्वेशंस लिखना इस तरीके से
एक क्या होता है ये एक काल्पनिक थियरी, ये इस तरीके से बनाना, क्योंकि आप देखिए कि ये नैनोमीटर में यूनिट है और यहां एक मार्कर अगर मार्कर का पॉइंट रख दिया तब भी वो 1 मिलीमीटर से ऊपर हो गया। बात समझ में आ रही? इसलिए अभी इसका यानी कि अभी नैनोमीटर में जाना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें इतने एक ही में कितने सारे होंगे अभी, तो इसको तो केवल जूम करके बनाने का तरीका है। आप समझ रहे हैं ना इस बात को? तो आप लोग इस ऑब्जर्वेशंस को भी पकड़िए, यूनिट्स के बड़े माने होते हैं अपने आप में, यानी ये नैनोमीटर में, ये जो लंबाई हमने दिखा दी यहां पर ये नैनोमीटर में है, इसलिए ये दिखाने का तरीका है, लेकिन ऐसा होता कहां, हम अपने काम के लिए तो सब चला लेते हैं लिख पढ़ के, किताबें भी इसी तरह से समझा देती हैं, लेकिन वास्तविकता इससे थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, यानी एकदम माइंड को एकदम बिल्कुल तो होता है ना कि मतलब एकदम सूक्ष्म करके एकदम कंसंट्रेट आप नैनोमीटर में पहुंच रहे हैं, तो वो वाली वेवलेंथ है, ये वो वाली वेवलेंथ है। यानी कुल मिलाकर जब बॉडी को हीट करना शुरू किए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट हुआ और डिफरेंट वेवलेंथ का निकलता गया। जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका एक बड़ा भाग लाई कर रहा है विजिबल रीजन में, उन्होंने कहा ठीक बात समझ में आ गई। टेम्परेचर जैसे और बढ़ा देंगे तो ज्यादातर हिस्सा कहां, शॉर्ट वेवलेंथ यानी हाई एनर्जी की तरफ जेनरेट, हाई एनर्जी वाली स्पेक्ट्रम, हाई एनर्जी वाली लाइट निकलने लगेगी। ठीक है, यानी ब्लू लाइट निकलेगी इसमें से। कह रहे हैं इसको समझेंगे कैसे आप, ये एक थियरी थी इनकी, अब इसको समझेंगे कैसे? तो कह रहे हैं कुछ मत करिए, आप एक एग्जांपल ले लीजिए, एक फर्नेस में यानी भट्ठी में आयरन को गर्म करिए। किसमें? भट्ठी में आयरन को गर्म करिए। ये मिटा दें क्या इसको? नहीं, ठीक है, लिखे रहने दीजिए। एग्जांपल है जैसे आयरन को हीट कर रहे हैं, किसमें? फर्नेस में। आयरन को हीट किया जा रहा है किसमें? फर्नेस में। बात समझ में आ रही? किसी भट्ठी में गर्म किया जा रहा है। जब इसको गर्म करेंगे तो शुरुआत में क्या होगा, हीट करेंगे। देखिए लिखा हुआ शुरुआत, जैसे इसको हीट करेंगे फर्स्ट पहली बार क्या होगा, ये डल रेड यानी हल्का लाल। ये क्या हो जाएगा? डल रेड यानी हल्का लाल। आप घर में गर्म करके देखिएगा, हो जाएगा ये हल्का लाल। टेम्परेचर और बढ़ाइए, क्या हो जाएगा? देखिए यहां पे लिखा हुआ और, टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिया, तभी क्या हो जाएगा? मोर एंड मोर रेड, यानी थोड़ा और लाल हो जाएगा। ये लाल लात नहीं है, लाल लाल लात तो यहां नहीं चलता। ठीक है ना, टेम्परेचर और बढ़ाएंगे, मोर एंड मोर रेड। फिर टेम्परेचर और बढ़ाइए, फर्दर इंक्रीज करिए, टेम्परेचर हमने फिर बढ़ा दिया, यानी टेम्परेचर इंक्रीज का साइन ये हमने लगा दिया। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करिए। अब क्या हो जाएगा आपकी बात? व्हाइट, बिल्कुल वो लोहा दिखने में एकदम व्हाइट हो जाएगा, यानी सारी लाइटें निकल रही हैं एक साथ। जब ये सारे कॉम्बिनेशन एक साथ होते हैं तो व्हाइट लाइट बनती है। ठीक है ना, यानी एक साथ निकल रहा है। आगे बता रहे हैं एट हायर टेम्परेचर, बिल्कुल एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर क्या लिखिएगा? बिल्कुल ब्लू, नीला नीला है वो लोहा आपका दिखने लगा। आयरन का टुकड़ा है जो लोहा है भट्ठी में गर्म किया जा रहा है, जैसे ही आप गर्म करना शुरू करेंगे पहले हल्का लाल होगा, फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे थोड़ा और लाल होगा, फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे सफेद हो जाएगा, एट वेरी हाई टेम्परेचर वो ब्लू हो जाएगा। अब ब्लू का मतलब शॉर्ट वेवलेंथ यानी हाई एनर्जी की वेवलेंथ निकल रही है, यानी जो वेवलेंथ है वो कितनी है? हाईएस्ट एनर्जी की है, मिनिमम वेवलेंथ। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब जो वेव है वो कौन सी है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट एनर्जी और मिनिमम वेवलेंथ की है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। तो ये चीज आप देखे होंगे। तो क्या ये ब्लैक बॉडी है? कहेंगे ना ना ना, यहां पर इंटेंसिटी की बात चल रही है कि मतलब रेड वाली लाइट, देखिए एक टेम्परेचर हमने दिया तो रेड निकला, एक टेम्परेचर और दिया तो ब्लू निकला, यानी टेम्परेचर बढ़ाते गए तो ब्लू लाइट और टेम्परेचर कम करते गए तो रेड लाइट, यानी टेम्परेचर का रेडिएशन से बिल्कुल मतलब है। बात तो सही है, यानी इंटेंसिटी देखिए, रेड की इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ब्लू की इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। इसी बात को लिखिए कि देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि रेड की इंटेंसिटी ऑफ रेड लाइट यानी रेड रेडिएशन, ठीक, मोस्ट इंटेंस, रेड रेडिएशन मोस्ट इंटेंस, ये लिखा हुआ है बिल्कुल, इंटेंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। बात समझ में आ गई? एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। इसी तरीके से ब्लू रेडिएशन, ये भी अनदर टेम्परेचर पे मोस्ट इंटेंस है, यानी इसकी इंटेंसिटी कब निकल रही है? एक टेम्परेचर पे, इसकी एक दूसरे टेम्परेचर पे, यानी टेम्परेचर का रेडिएशन से सीधा सीधा रिलेशनशिप है। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा रहे हैं, देखिए यहां पर क्या हो जा रहा है? व्हाइट, पहले मोर एंड मोर रेड, व्हाइट और ब्लू, यानी इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशंस डिपेंड ऑन द टेम्परेचर।
इसको आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। यानी ब्लू रेडिएशन कम मोस्ट इंटेंस एट अदर टेम्परेचर, एट एन अदर टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ, यानी इंटेंसिटी का, सीधे सीधे लाइट की इंटेंसिटी का, ये लाइट है, इसको यहां लिख लीजिए। यानी इसका मतलब लाइट की इंटेंसिटी का या रेडिएशन की इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी मतलब समझते हैं, हिंदी में तीव्रता कहते हैं। यानी रंग, कलर मींस सीधे सीधे आप कलर से समझ लीजिए। इंटेंसिटी मतलब कौन सबसे ज्यादा एनर्जेटिक, यानी ब्लू कलर सबसे ज्यादा एनर्जेटिक है ना, ब्लू लाइट, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। यानी इंटेंसिटी मतलब एनर्जेटिक, कौन सबसे, यानी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एनर्जी अलग अलग होगी और उसकी इंटेंसिटी भी अलग अलग होगी। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए यही कहानी पूरा समझा रहे हैं वो, बार बार कई बार समझाएंगे। ये एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने समझाया, ये एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताया कि ऐसा होता है कि हॉट ऑब्जेक्ट को जैसे ही आप गर्म करेंगे, यानी कोई ऑब्जेक्ट को गर्म करेंगे, जब वो हॉट हो जाएगा तो ये रेडिएशन निकलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशंस निकलेंगी, अब ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। एट हायर टेम्परेचर पे एक इसका बड़ा भाग लाई करेगा विजुअल रीजन में, मान लिया हमने, बिल्कुल, यानी अप्रिशिएबल प्रोपोर्शन, बड़ा भाग किसका लाई करेगा, विजुअल स्पेक्ट्रम में। टेम्परेचर और बढ़ा देंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रोपोर्शन कहां चला जाएगा, शॉर्ट वेवलेंथ में, यानी हायर प्रोपोर्शन ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ जनरेट होगी। ठीक, जैसे ये स्पेक्ट्रम हमने बताया कि ब्लू लाइट की तरफ शिफ्ट हो गए। एक एग्जांपल के थ्रू उन्होंने समझाया कि हॉट आयरन को, यानी एक आयरन को फर्नेस में गर्म करिए, भट्ठे में गर्म करिए, जैसे ही आप हीट करेंगे पहली बार तो डेल रेड, हल्का लाल हो जाएगा, जब आप और टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो मोर एंड मोर रेड हो जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो व्हाइट हो जाएगा। एट वेरी हाई टेम्परेचर ये कैसा हो जाएगा, ब्लू। इसका मतलब रेड रेडिएशन की मोस्ट इंटेंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड ब्लू रेडिएशन मोस्ट इंटेंस एट अनदर टेम्परेचर। अब इसका इस पेज को, इस वाले नोट्स को उतारिए फट से, जो छापा गया है, फिर आगे चलते हैं, इंटेंसिटी का मतलब समझते हैं जरा। नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए, अब देखिए, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ डिपेंड ऑन टेम्परेचर। इस बात को लिखिए। फिर एक कॉन्सेप्ट देखिए आ रहा है एनसीईआरटी में, बहुत बढ़िया बढ़िया बात एनसीईआरटी वाले लिखते हैं, और इसको समझिएगा, क्वेश्चन एकदम 2 मिनट में निकलता है, 1 सेकंड नहीं लगता। इंटेंसिटीज ऑफ रेडिएशन, आगे इसका मतलब कुल मिला के क्या लिखना है, इंटेंसिटीज, ठीक है ना, इंटेंसिटीज ऑफ रेडिएशन, ठीक, ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ डिपेंड्स emitted by hot body, ये वर्ड लगाना है, emitted by hot body depend on its temperature। जाहिर सी बात है, अभी तो यही डिस्कस करके आ रहे हैं। ठीक, अब कह रहे हैं कि मान लीजिए ये तो ठीक हो रहा है कि इस तरीके से है कि मतलब ये आप कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, उस पर इंटेंसिटी हॉट करेंगे तो वो एमिट करेगा रेडिएशन। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पर रेडिएशन डाला जाए तो क्या होगा, है ना। तो यहां से एक दूसरा कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में लगा दिया गया है कि मान लीजिए, ये तो बात समझ में आ गई कि अगर और किसी ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे तो उसकी वेवलेंथ की, अलग अलग वेवलेंथ की इंटेंसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। ये तो बात समझ में आ गई इतनी, जैसे आयरन का केस ले लिया गया। अब ये बता रहे कि मान लीजिए अगर किसी बॉडी पर रेडिएशन डाला जाए तो क्या होगा। कह रहे हैं, मान लीजिए, बहुत बहुत अच्छी अच्छी बात ये लोग बताते हैं। देखिए, अभी इन लोगों ने नहीं बताया कि ब्लैक बॉडी होती क्या है, लेकिन समझा कैसे रहे हैं ये देखिए कि कितना जबरदस्त। कह रहे हैं कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इसकी सरफेस है, ठीक, और इस पे हम क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां पर, और इस पर हम इरेडिएट का मतलब इंसिडेंट रेडिएशन, इस पर रेडिएशन को डाला जा रहा है इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, कुछ हिस्सा इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो गया इस तरीके से, कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ हिस्सा इसका देखिए इस तरीके से क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। थोड़ा सा इसको ऐसे बना लीजिए जैसे लगे कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, इस तरीके से ट्रांसमिट हो गया।
कुछ हिस्सा क्या हो जा रहा है, ट्रांसमिट हो जा रहा है, अब कुछ पोर्शन इसका एब्जॉर्ब हो जा रहा है इसमें, यानी एब्जॉर्प्शन। ये क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन या ऑब्जेक्ट को इरेडिएट किया जा रहा है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। यहां पे लिख लीजिए, ये है क्या, ऑब्जेक्ट। और यहां क्या हो रहा है, इंसिडेंट रेडिएशन, जिसको इरेडिएट वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इरेडिएट। ये और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। ये देखिए कुछ हिस्सा इसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। और ये क्या है, ट्रांसमिटेड रेडिएशन, कह रहे हैं कुछ हिस्सा इसका ट्रांसमिट हो जाता है किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे, अगर हम डालते हैं इसको, ट्रांसमिटेड रेडिएशन। और यहां क्या है, एब्जॉर्प्शन, यानी कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर ले रही है बॉडी, तो इसको लिख लीजिए एब्जॉर्ब, यानी रेडिएशन एब्जॉर्ब। यह है एब्जॉर्प्शन, यानी रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई। ठीक, बस समझ आ रही, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने रेडिएशन डाला, रेडिएशन मतलब लाइट कुल मिला के। अब वो लाइट शब्द तो इस्तेमाल कर दिया, हो सकता है कि विजुअल रेडिएशन डाला जा रहा हो सकता है अल्ट्रावायलेट लाइट डाली जा रही हो, यानी हो सकता है एक्सरे डाली जा रही हो, अलग अलग कुछ भी डाल सकते हैं। मेनली हम लाइट के लिए ज्यादा हम कंफर्टेबल रहते हैं पढ़ने में, इसलिए हम लाइट को ले लिए, यानी लाइट वाला विजुअल रीजन वाला रेडिएशन हमने डाल दिया। तो कुछ हिस्सा इसका रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ वाला हिस्सा ट्रांसमिटेड रेडिएशन है, और कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर लिया। तो ऐसी ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाएगा, और ये हो क्या रहा है, इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन। क्योंकि अगर ये पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता तो ना ये ट्रांसमिट होता ना रिफ्लेक्ट होता, तो यानी ये है क्या फेनोमेना, कह रहे हैं इसको इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन, यानी ये क्या हो रहा है यहां पर, इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन। इस बात को लिख लीजिए, इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और ये ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, देखिए ये ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, परफेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी परफेक्ट ऑब्जर्वर है नहीं, तो इस बात को लिखते हैं ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा भैया, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक, क्या सभी बॉडी ऐसे ही करती है, कोई तो बॉडी होगी जो पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ले या पूरी रेडिएशन इमिट करे, यानी सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने वाली बॉडी को क्या कहा जाएगा, यहां तो इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो दूसरा उसी में एक कॉन्सेप्ट आगे बताया जा रहा है, बड़े ध्यान से देखिए कि इस तरीके से अगर आप यहां पर एक ऑब्जेक्ट आप और रख लीजिए, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नंबर सेकेंड, कह रहे हैं ये ऑब्जेक्ट, एक कल्पना करी गई कि एक ऑब्जेक्ट जरूर ऐसा होगा कि ये क्या करेगा, पूरे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी इस पे देखिए इंसिडेंट रेडिएशन है और यहां पर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जा रहा है, यहां पर क्या हो जा रहा है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। ये देखिए एक भी बाहर नहीं गया, तो इस बात को लिखिए यहां पर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ये इंसिडेंट रेडिएशन है या इरेडिएट कर रहे हैं, इंसिडेंट का मतलब समझे आपतन है ना, आपतित किरणें हैं ये, आपतित विकिरण, यहाँ पे परावर्तित विकिरण, यहाँ पे ट्रांसमिटेड अपवर्तनीय विकिरण, ठीक है ना। ये क्या हो जा रहा है, इंसिडेंट रेडिएशन हो रहा है इस पे, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। अब इस बॉडी को फिर चेक किया जा रहा है एक बार, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन तो हो रहा है, यानी जितने रेडिएशंस डाले आपने सब कंप्लीट इसने पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया, एक को भी ना इधर जाने दिया ना इधर जाने दिया, न रिफ्लेक्ट होने दिया ना ट्रांसमिट होने दिया। तो और एक फिनोमेना इसमें ऑब्जर्व करी गई, क्या इसी बॉडी को अगर छोड़ दिया जाए तो वापस से सारे रेडिएशंस निकल जाते हैं, बिल्कुल। अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो कहा जाएगा इसे ब्लैक बॉडी। आप समझिए बात को, यानी अब की बार क्या, इसी को पहले एब्जॉर्ब कराया गया फिर छोड़ दिया गया, तो देखिए ये पूरी तरीके से सारे रेडिएशंस एमिट कर दिया, यानी कंप्लीट एमिशन ऑफ रेडिएशन। यहां हो रहा है कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, बात को समझिएगा। यहां क्या हो रहा है, कंप्लीट एमिशन ऑफ, इससे लिखेंगे तो कंप्लीट एमिशन ऑफ रेडिएशन, ऑल रेडिएशन जितने आपने डाले थे सब वो एमिट कर दे रहा है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है कि अगर एब्जॉर्प्शन ले रहा है तो पूरा पूरा निकाल दे रहा है, या तो जब छोड़ रहे हैं आप तो पूरी यानी कंप्लीटली एब्जॉर्ब करे या कंप्लीटली एमिट करे। तो ऐसी ऑब्जेक्ट को या ऐसी बॉडी को क्या बोला जाता है, आइडियल बॉडी या आइडियल ऑब्जेक्ट। यानी ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, तो इस बात को यहां लिखिए, ऑब्जेक्ट एमिट या एब्जॉर्ब, यानी ये ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एमिट और एब्जॉर्ब
ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी यूनिफॉर्मली, ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी यूनिफॉर्मली। तो इस ऑब्जेक्ट को बोला गया आइडियल बॉडी या आइडियल ऑब्जेक्ट या ब्लैक बॉडी। तो ऐसी बॉडी को बोला जाता है क्या, आइडियल बॉडी, आइडियल बॉडी, या इसी को क्या बोला जाएगा, ब्लैक बॉडी। बात समझ में आ गई? ये देखिए इनके समझाने का तरीका कितना बेहतरीन बता रहे हैं। अब इतना दिमाग लगा कि कोई पकड़ पाए तो बात तो अच्छा लगेगा। ये क्या आ जाएगी, आइडियल बॉडी या ब्लैक बॉडी, ये काल्पनिक थी। नेचर में ऐसी कोई बॉडी नहीं है, लेकिन हाँ इसके आगे लिख लीजिए, नेचर में ऐसी कोई बॉडी जबकि है नहीं, नेचर में ऐसी कोई बॉडी नहीं है। नहीं है, लेकिन हां इसके करीब करीब पहुंचने वाली, जैसे कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक ये क्या है, लगभग ब्लैक बॉडी। आगे लिख लीजिए, ये है लगभग, अप्रॉक्सीमेट क्लोज टू द ब्लैक बॉडी, यानी लगभग ब्लैक बॉडी की तरह काम करता है। या फिर एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं वो कि मान लीजिए एक कैविटी बना लीजिए, ये एग्जांपल है ब्लैक बॉडी का कि लगभग ब्लैक बॉडी की तरह काम करता है। यानी कार्बन ब्लैक पूरी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, छोड़ दीजिए तो पूरा एमिशन को एमिट करता है। छोड़ देने का मतलब हीट करिए, ऐसे थोड़ी कि रख दिया भाई, एब्जॉर्ब करेगा तभी एमिट करेगा। तो एब्जॉर्ब करने के लिए यानी कि पहले हीट करना पड़ेगा, हीट करेंगे तो क्या होगा, लाल होगा। अब फिर जितना ये एब्जॉर्प्शन, जितनी यानी जितनी हीट में रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा उतना वो एमिट भी कर देगा। बात समझ में आ गई? ठीक हो गया ब्लैक बॉडी। ठीक इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल यहां हम बता दें, बिल्कुल बता दीजिए। यहां पर कि एक कैविटी बना लीजिए, कैविटी विथ टिनी होल, एग्जांपल दूसरा है इसका, कैविटी विथ टिनी होल। अपनी कॉपी में थोड़ा सा नीचे इसको बना ले, कैविटी विथ टिनी होल, एक छोटा सा होल कर दीजिए इसमें। ठीक, कैविटी मतलब होता है क्या, अंदर खोखली चीज, मतलब किसी एक बड़े से सॉलिड, कुछ भी ले लीजिए, लोहे का ले लीजिए, लकड़ी का नहीं, मेटेलिक लीजिए, मेटेलिक, लकड़ी में ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसे। ठीक, लकड़ी में परफेक्टली एब्जॉर्बर की तरह काम कर लेगा, वो निकल के जाएगी नहीं, उसमें रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। तो कोई मेटेलिक लीजिए, उसमें से कुछ हिस्सा उसका अंदर से काट के निकाल लीजिए, तो वो अंदर जो चीज बचती है उसे कैविटी कहते हैं। और उसमें एक थोड़ा सा होल कर दीजिए और यहां से एक लाइट डाल दीजिए। आप देखेंगे कि ये लाइट निकल नहीं पाएगी, ये इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर ऐसे टकराती हुई उसी में पड़ी रहेगी। बात समझ आ रही? इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक तरीके से ब्लैक बॉडी की तरह काम कर रहा है, लेकिन है नहीं ब्लैक बॉडी, वो एक्ट एज अ ब्लैक बॉडी। कैविटी विद अ टिनी होल एक्ट एज अ ब्लैक बॉडी, क्योंकि वो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है इसमें और ये निकल नहीं पाएगा इसका रेडिएशन। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, आप समझ में आ गया होगा ब्लैक बॉडी क्या होती है। ठीक, तो एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू ब्लैक बॉडी होती क्या है, आगे चलते हैं इसी में। इतनी बात समझ में आ गई? बस थोड़ा सा और लिख लीजिए, ज्यादा है नहीं, ब्लैक बॉडी खत्म होने वाला है, फिर सेकंड लेक्चर में हम लोग इसको और कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। ठीक, इसका मतलब हुआ कि ब्लैक बॉडी है क्या, ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी या ऐसा ऑब्जेक्ट जो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन करे सभी रेडिएशंस का, उसे कहते हैं ब्लैक बॉडी। तो लिखिए, इसका हम दो बातें और लिख दीजिए बस इसमें, ब्लैक बॉडी की प्रॉपर्टीज क्या है। ब्लैक बॉडी, ठीक, नंबर एक ये क्या है, परफेक्टली रेडिएटर ऑफ रेडिएंट एनर्जी। नंबर एक क्या है ये, परफेक्टली नहीं, परफेक्ट रेडिएटर, रेडिएटर ऑफ रेडिएंट एनर्जी। पहली चीज तो ये होना चाहिए। दूसरी चीज, इट इज थर्मल इक्विलिब्रियम, इट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, ये डबल एल लगा लीजिएगा आप लोग समझदार लोग हैं, ठीक है, डबल इक्विलिब्रियम विथ इट्स सराउंडिंग।
इसका मतलब समझ लीजिए जरा सा, ठीक। और तीसरी बात, मतलब यानी कि जो थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगी, इसका मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर जितना अगर ब्लैक बॉडी का है, टेम्परेचर जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर रहेगा, यानी ठीक उसी तरह से इसका भी टेम्परेचर रहेगा। ऐसा नहीं कि इन्वायरमेंट में इसको रख दीजिए तो उसका टेम्परेचर अलग हो, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अलग हो, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगी ये बात। आगे बता रहे हैं तीसरी बात कि अगर सेम एरिया से, ठीक, जैसे ये ब्लैक बॉडी है ए और दूसरी ब्लैक बॉडी भी है, यही है, यानी सेम ब्लैक बॉडी है लेकिन दोनों का एरिया सेम है। इसका भी एरिया क्या है? सेम। इसका भी एरिया ए, इसका भी एरिया ए, ठीक। बात समझ में आ रही? तो ये क्या करेगा, जितनी एनर्जी को, यही चीज लिखा हुआ है कि जितनी एनर्जी को, एरिया सेम है दोनों का, सेम टाइम में, बात समझ आ रही, सेम टाइम में ये जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा यहां पे, उतनी एनर्जी को ये एमिट कर देगा, क्योंकि वो सेम। इस चीज को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। इसको लिखेंगे कैसे? ये एरिया है, देखिए ए, इसका भी एरिया ए, दोनों सेम ब्लैक बॉडी है, इसको लिख लीजिए सेम ब्लैक बॉडी, सेम ब्लैक बॉडी, एरिया सेम है, तो सेम टाइम में, ठीक, सेम सरफेस एरिया से, ठीक, अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट, सेम सरफेस एरिया का मतलब होता है मतलब रेडिएशन पर यूनिट एरिया, ठीक है ना, घबराइएगा मत आप लोग, बस इतना बात लिखिए कि अमाउंट ऑफ रेडिएशन, अमाउंट ऑफ रेडिएटेड या रेडिएशन एमिट या अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब। ये चीज होती है। तो तीन खास बातें क्या है कि ये परफेक्ट रेडिएटर होती है, किसका? रेडिएंट एनर्जी का। इट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम होती है विद सराउंडिंग। और दूसरी बात, सेम एरिया से सेम, देखिए सेम टाइम में सेम एरिया से, सेम सरफेस एरिया से क्या करेगा? अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब होगी। इससे बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अब आगे चलते हैं, अब ये थोड़ा सा पार्ट 2 में करते हैं, ठीक है ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पार्ट 2, उसमें पढ़ेंगे तो ज्यादा ठीक लगेगा। इतनी बातें हम लोग क्लियर कर लिए। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं पार्ट 2 में, उसमें कुछ और मैक्स प्लैंक के एजम्पशन थे, टेम्परेचर का एक ग्राफ दिया हुआ, उसको समझ लेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही। धन्यवाद तब तक के लिए।